नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं सुमित सर, सुशील सर, शादाब भाई, संजय सर और मैंग सर। आज हम फिर से बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में यमुना सफाई का एक बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल साहब ने 2020 के चुनाव में कहा था कि आप 5 साल दीजिए, हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे और चुनाव से पहले उसमें डुबकी लगाएंगे। यमुना साफ नहीं हुई, उन्होंने फिर से वादा किया है कि कुछ कारणों से, खासकर जो लीगल ट्रबल हुए आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल साहब को, उसकी वजह से कुछ कमियां रह गई, या फिर से दीजिए मौका, 5 साल हम साफ करेंगे। तो यमुना पर सियासत है। योगी साहब भी आए थे, उन्होंने भी यमुना सफाई का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा जैसे संगम में हमने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई, केजरीवाल साहब भी यहाँ डुबकी लगाएं। जब दिल्ली में छठ पूजा के दौरान भी ये बार बार मुद्दा उठता है, और अभी हालिया मुद्दा केजरीवाल साहब चूँकि उन्होंने उठाया कि हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी जो है वो जहरीला हो गया है और हमने उसको किसी तरह रोका ताकि दिल्ली के लोगों को नुकसान ना हो। इसको लेकर सियासत गरमाई है और हरियाणा सरकार ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनको चुनौती दे दी गई, आप जाके आप पानी पी के दिखाइए। वो पहुंच भी गए। फिर इसी में इलेक्शन कमीशन ने भी आम आदमी पार्टी को नोटिस दिया कि आपने ये आरोप कैसे लगाया, इसका आप जवाब दीजिए। आज पलटवार करते हुए केजरीवाल साहब ने इलेक्शन कमीशन और खासकर सीसी राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे कि यमुना की सफाई में अड़चने क्या है, क्यों सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन यमुना मैली की मैली रह जाती है। और ये हाल यमुना नहीं, दूसरी नदियों का भी है, चाहे वो अब कानपुर में गंगा का हाल देखें या दूसरी जगह। लेकिन हम फिलहाल दिल्ली चुनाव में, तो हम बात यमुना की कर रहे हैं। आज हमारे साथ अच्छा, मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि थोड़ा करेक्शन है। पानी हरियाणा से आते हुए जहरीली नहीं होगी है। केजरीवाल साहब ने कहा है, हम स्पेसिफिक बात करें, ब्रॉड बेस्ड बात करने का कि यमुना मैली है, यमुना साफ कब होगी, राम तेरी गंगा मैली पे जाने का नहीं है। केजरीवाल साहब ने कहा है कि हरियाणा सरकार पानी में, यमुना के पानी में जहर मिला करके भेज रही है। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात 3 बार कही। मास जेनोसाइड, नरसंहार, ऐसे शब्द उन्होंने कई बार इस्तेमाल किए, राइट। तो कि पानी जहर मिला करके एक इंटेंशनल है का, ताकि दिल्ली में जेनोसाइड हो, मास जेनोसाइड हो, नरसंहार हो, लोग मरें, और ताकि उससे लोगों की नाराज़गी हो और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। तो मेरा ख्याल है कि हमें स्पेसिफिक अगर हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बातचीत कर पाएंगे बनिस्बत की जनरलिटी में जाने के। अच्छा, वो जो एक प्रेस रिलीज है डीजीपी की फिर आई उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड की, और उन्होंने केजरीवाल साहब के दावे का, उन्होंने जो पहली लाइन थी उसमें कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसी प्रेस रिलीज में आगे है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है वो 1 ppm अमोनिया को वो क्लीन कर सकता है। अगर उसमें जो सीएलसी या डीजेबी नहरों का जो पानी जब मिलता है तो उसके बाद वो 2.5 ppm तक वो है, लेकिन मौजूदा स्थिति में 6.5 ppm अमोनिया है पानी में। इस वजह से जो वजीराबाद प्लांट है वो उस कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहा है। अब उसी को ये जो आम आदमी पार्टी है वो उसको मुद्दा बना रही है कि अमोनिया का लेवल इतना ज़्यादा है उसमें, कुल मिलाकर उसको वो जो उन्होंने जहर शब्द बोला है उसको वो अब अमोनिया से ढकने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मामले पर ये जो एक राजनीतिक विवाद है वो तो एक है ही। दूसरा जो यमुना का मामला है, आपका जो कि पर्यावरण को लेके बहुत इंटरेस्ट रहा है, आप इसको लेके लिखते पढ़ते रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्रीज भी इसको लेके आई हैं, और हालिया आपने दिल्ली चुनाव में आपने यमुना मतलब गंदगी को लेकर के काफ़ी रिपोर्ट्स भी की हैं। तो आपकी टिप्पणी इस पूरे मसले पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव है, कोई भी चुनाव है तो राजनीति होती है, और हमें मालूम है कि नेता राजनीति के दौरान किस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत अभियान था यमुना से जुड़ा, उसकी सफाई से यमुना जिए अभियान। लेकिन इन दोनों चुनाव से पहले यमुना पिए अभियान चल रहा है, और हर आदमी ये बताने की कोशिश में है कि यमुना कितनी मैली है। कोई भी अपने गिरेबान में झांक कर ये नहीं देख रहा है कि यमुना इतनी मैली क्यों है। और मैं राजनीति से इतर बात करूँगा, जो तथ्य है ज़मीन पर उसकी। दिल्ली, कोई भी नदी किसी एक राज्य की नहीं होती, वो पूरे देश की होती है, पूरे समाज की होती है, सारे लोगों की होती है जिनको उससे पानी मिलता है। दिल्ली का 75% पानी यमुना से आता है, करीब 70%, 25% गंगा से आता है, 5% जो है ग्राउंड वाटर सोर्सेज से आता है। पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि सर्दियों में नदियों में पानी कम होता है, क्योंकि बर्फ़ नहीं पिघलती, इसलिए पानी में क्वांटिटी हमेशा कम होगी सर्दियों में। यमुना में भी कम है। ऊपर से यमुना को कई जगहों पर पहले ही रोक दिया जाता है, और सबसे बड़ी जगह जहाँ रोका गया है वो हथिनीकुंड बैराज है, जहाँ से एक तरह से हिमाचल ख़त्म होता है और हरियाणा की शुरुआत होती है। जहाँ से वहाँ पर पानी को पहले रोक करके चैनलाइज किया जाता है। हरियाणा के खेतों को सींचने के लिए नहर निकलती हैं, और हरियाणा के खेतों की जो लहलहाती फसलें हैं वो एक तरह से यमुना का वरदान है। अब इसके बाद कितना पानी छोड़ते हैं,
यमुना में या किसी भी गंगा में जो न्यूनतम ई फ्लो होता है, स्थिति ये है कि अधिकतर नदियों में बांधों के कारण वो न्यूनतम इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं होता जो 30% होना चाहिए। पहली बात तो यमुना आपने ऐसे ही रोक दी, ऐसे ही बांट दी। अब उसके बाद जो हरियाणा में लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र करके दिल्ली में पल्ला गांव से अंदर घुसती है, उससे पहले यमुना का क्या होता है हमें ये देखना पड़ेगा, तब हम दिल्ली की बात करेंगे। उससे पहले जितनी भी हरियाणा की इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी उसके ऊपर कैचमेंट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारा मलबा, सारा कचरा यमुना में जाता है, क्योंकि वही ऐसी जगह है जहाँ की मैक्सिमम आपका गंदा पानी जा करके धार में जाएगा। हाँ, अब मेन ये दो हैं और भी जो ज़िले हैं। यमुना वहाँ पर ही इस लायक नहीं रहती कि आप उसका पानी पिएं। आप एक अंजुली में पानी लेकर के पी करके दिखाते हैं, ये सिर्फ नाटक है सियासी और कुछ नहीं है। आपको पानी मुंह से निकालना पड़ेगा, वरना आप बीमार हो जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने पहला घूंट पिया, निकाला, फिर दूसरा पिया होगा, उसके बाद दवा खाई नहीं खाई हमें नहीं पता। लेकिन यमुना की स्थिति यह है कि वो हरियाणा में भी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है। नहाते हैं लोग अपनी श्रद्धा से, वो एक अलग चीज़ है, उस श्रद्धा का भाव होता है, उसमें वो करते हैं। इसके बाद जो वो दिल्ली में घुसती है, तो दिल्ली यमुना के साथ जो करती है वो और भी ज़्यादा दर्दनाक है। दिल्ली अपना मैक्सिमम कचरा यमुना में डालती है। पल्ला गांव, अगर हम कहें कि यमुना दिल्ली को कहाँ मिलती है, तो पल्ला गांव में मिलती है, वहाँ हैंड ओवर होती है। पल्ला गांव से अब खुद दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट है इसी साल सितंबर की, जो अक्टूबर में रिलीज़ हुई, उसमें यह है कि 3 बेसिक क्राइटेरिया है पानी को जांच करने के लिए। पहला है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी पानी में कितनी ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जितना एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियाँ वगैरह सब मर जाएंगी। वो जितना वहाँ पर है उससे कई गुना कम ITO यानी आधी दिल्ली आने से पहले ख़त्म हो जाता। पानी में ऑक्सीजन नहीं रहती, यहाँ आपको पानी में बहुत कम एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियाँ वगैरह मिलेंगी। दूसरा होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी पानी के अंदर कितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन होनी चाहिए। जितनी डिमांड वहाँ है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड यहाँ हो जाती है, यानी पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ये भी पानी के जो जलचर जीव हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे भयानक जो ये बताता है कि हम कितने संवेदनहीन हैं, वो होता है फीकल कॉलीफॉर्म, इसका लेवल। फीकल कॉलीफॉर्म मीन्स हमारे एक्सक्रीटा से, मलमूत्र से जो गंदगी निकलती है, उसमें जो जीवाणु हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, वो कितने हैं। वो पल्ला में जितने हैं उसके कई गुने, मतलब कई सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, वो ITO में आता है। ये कहाँ से? तो दिल्ली का अपना प्रोडक्ट है। कैसे दिल्ली इस बात से इनकार कर सकती है कि वो यमुना को सुरक्षित रखती है, साफ रखती है? हरियाणा ने यमुना को मारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यमुना ने हरियाणा को सारा वरदान दिया है। हरियाणा ने यमुना के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया अपनी सरकारों के जरिए। हर पार्टी की सरकार रही वहाँ, मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं। इसके बाद दिल्ली में हर पार्टी की सरकार रही है। पिछले, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, तब से मैं देख रहा हूँ कि गंगा और यमुना की सफाई के लिए हर कुछ साल बाद मोटा पैसा आता है, केंद्र से भी और राज्य भी अपना पैसा मिलाते हैं। क्या स्थिति है आप गंगा की भी देख सकते हैं, यमुना की भी देख सकते हैं। स्थिति ये है कि जब पानी में अमोनिया क्यों बढ़ता है? केजरीवाल ने अमोनिया को जहर बता दिया, ठीक है, वो एक उनके कहने की बात है और मैं मानता हूं कि उनका ये बयान गैर जिम्मेदाराना माना जाना चाहिए, क्योंकि जहर मिलाने का मतलब है, जैसा संजय जी ने कहा, कि आप जीनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन लापरवाही में जो हो रहा है उससे आप सोचिए ना, अमोनिया बढ़ता है जब आपका जैविक कचरा उसमें जाता है। जैविक कचरा मतलब हम जितना कुछ एक्सक्रीट करते हैं, हम जितनी गंदगी डालते हैं, वो सारे जैविक कचरा है, वो अमोनिया में चेंज होता है और पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ता है। एक लेवल 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन जो है, यहाँ पर हमारा जो जितने भी इनके प्लांट्स हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स, उनकी क्षमता है पानी को साफ करने की। अगर 1 ppm होगा, 1 ppm का मतलब है 1 पार्ट पर मिलियन, 1 लाख बूंदें अगर हम माने, उसमें से एक बूंद अमोनिया की है तो ही साफ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपके ट्रीटमेंट प्लांट वो साफ नहीं कर सकते। 1 लाख नहीं, 10 लाख बूंदों में 1 बूंद अमोनिया है, तब आप साफ कर पाएंगे। यहाँ 7 ppm है, 7 ppm है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए अगर वो पल्ला में है तो हरियाणा जिम्मेदार है, मानना पड़ेगा। उसके बाद के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली जिम्मेदार है, मानना पड़ेगा। जब जैतपुर में दिल्ली से बाहर यमुना निकलती है, तो जिस तरह से हरियाणा ने यमुना दिल्ली को दी थी, उससे कहीं ज़्यादा बुरी हालत में वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है। तो ये कहना कि इस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने, ये सब एक स्मोक स्क्रीन है चुनाव के दौरान, जनता को नासमझ समझने वाला।
सारे नेताओं को बराबर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नदियों के साथ जो सलूक वो करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम सबको लंबे समय के लिए बीमार कर रहा है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, सब बीमार हो रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो बहुत अच्छे फिल्टर ला करके बढ़िया पानी पी सकता है, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा जो इस पानी को साफ नहीं कर सकते। मैं अभी 3 दिल्ली के जिनको बोलेंगे धब्बे, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, तीनों में जो दिल्ली की जनता ने उत्पादन किया जैविक कचरे का, उसका ढेर देख के आ रहा हूँ। उसके ठीक बगल की 2-2 कॉलोनी को देख करके ज़मीन पर आ रहा हूँ। वहाँ नारकीय स्थितियाँ हैं, जीने लायक स्थितियाँ नहीं हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो सरकार जिम्मेदार है जो यहाँ पर सत्ता में है लंबे समय से, और वो भी जिम्मेदार है जिन्होंने इन बस्तियों को इस हालत में यहाँ बसने दिया, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की। बीजेपी भी थी, फिर कांग्रेस आई, फिर आप है। तो कोई भी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। चुनाव के वक्त ये तमाम भाषण, ये तमाम बातें सिर्फ स्मोक स्क्रीन है और कुछ नहीं। इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को लगता है हमें जनता को वस्तु स्थिति बतानी चाहिए। आप वोट ये सोच कर दें कि आपको आपकी हवा साफ मिल रही है नहीं, पानी साफ मिल रहा है या नहीं, आपको जो खाने का सामान मिलता है उसमें रसायन हैं या नहीं, और दूसरा आपकी साफ सफाई की स्थिति क्या है। बहुत बुरी स्थितियां हैं, और ये मैं खुद अभी ज़मीन में देख कर आ रहा हूँ। बाकी इसके अलावा राजनीतिक बयानबाजी जिस भी तरह की होती हैं, मैं उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल और नेता वोट बटोरने के लिए दुनिया को, जनता को स्वर्ग का सपना दिखाते हैं, और ठीक उसके अगले ही दिन आप देखिए सब गायब हो जाते हैं। कौन सा नेता उसके बाद वहाँ कूड़ा उठाने जाएगा? आप देखिएगा 6 और 7 तारीख के बाद। जी सर, क्योंकि आपको जल्दी जाना होगा। सुशील सर ने बहुत विस्तार से बताया, और बताया कि दिल्ली तो जिम्मेदार है ही है, क्योंकि जो यमुना जीवित आती है वो दिल्ली में आके मृत हो जाती है। हरियाणा से मतलब आधी तो मार दी जाती है और पूरी तरह से दिल्ली में ख़त्म। मतलब वो यूपी को जब हैंडओवर होती है तो एक तरह मरी हुई यमुना के रूप में निकलती है। और हम देखते हैं कि कई महीने हम लोग जो है वो स्मॉग और उसमें जब गुजरता है, सांस लोग नहीं ले पाते। पानी के लिए तो उन्होंने फिर भी कहा जो अमीर है या जो अच्छे फ़िल्टर लगा के साफ़ कर सकता है, लेकिन हवा तो कहाँ कहाँ आप वो एयर फिल्टर आप लेके चलेंगे। चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं है ये? लोग इसके नाम पे वोट क्यों नहीं डालते? सबसे पहले तो सुशील जी ने जितने विस्तार में बताया है, मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि मैं इसका सही समर्थन करता हूँ। इसके बाद बात कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसीलिए मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा कि इसके नाम पर पोल्यूशन या इस पे कभी मुद्दा तो बनता नहीं है। पोल्यूशन होड़ तो दूसरी चीज़ों की है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि बहुत सारी सरकारें आएगी, इसको लेके किसी ने बस ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ किया नहीं। पोल्यूशन इसलिए मुद्दा नहीं बनता कि हर व्यक्ति को फ्री का चस्का दे दिया गया है, और इसमें ये मुद्दा ओझल हो जाता है। कैसे ओझल जाता है? पी साईनाथ की एक किताब है, बहुत अच्छी किताब, आज से करीब 3 दशक पहले आई थी, एवरीबडी लव्स ए गुड डॉट। मुझे लगता है कि वही स्थिति है कि एवरीबडी या एवरी पॉलिटिशियन लव्स ए डेड रिवर, और इसीलिए चाहे वो नमामि गंगे के नाम पर गंगा की सफाई हो या यमुना की सफाई हो, इसमें पैसे इतने आते हैं कि दिल्ली में 2017 से 21 के बीच, 4 से 5 साल के बीच, दिल्ली सरकार ने ये खुद माना था कि उसने 6800 कुछ करोड़ रुपए, 6855 या 56 करोड़ रुपए उसने खर्च किए थे। आप इतनी बड़ी रकम खर्च करते हैं और यमुना टस से मस नहीं होती है, उसकी गंदगी टस से मस नहीं होती है, तो पैसा कहाँ चला जाता है? राजीव गांधी ने एक बार बहुत मासूम सा बयान दिया था। मासूम से ज़्यादा ये कहना चाहिए कि वो उनकी एक ईमानदारी और सिस्टम की खींच पर था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा तो ख़त्म हो जाता है, 15 पैसा ही पहुंच पाता है। यहाँ तो लगता है कि 15 पैसा क्या, वो 1 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। और लोगों के लिए क्यों नहीं मुद्दा बनता है, उससे पहले हमको पर्यावरण पर और पानी पर बहुत अच्छा काम करने वाले एक गांधीवादी विचारक थे, अब इस दुनिया में नहीं है। मनोज मिश्रा? नहीं, मनोज मिश्रा नहीं, सर नाम भूल रहा हूँ। द्वारका प्रसाद मिश्र जी के बेटे थे, अनुपम मिश्र। अनुपम आज भी खड़े हैं। अनुपम मिश्रा, मैं गलत तो अनुपम जी ने एक बार मुझसे बताया था कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उन्होंने उनसे कहा था कि यमुना की नदी की सफाई के लिए उसके किनारे कैसे उसमें गंदा पानी ना जाए, मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा ठीक है, वो गए, उन्होंने प्लान बताया तो शीला जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, आपसे अधिकारी हमारे बात करेंगे। 4-5 दिन बाद अधिकारियों ने मुलाकात की तो पाया कि इनसे पूछा कि बजट क्या आएगा,
तो ये बात करीब 21 साल पहले की होगी। उस समय उन्होंने कुछ 1 लाख बताया कि मतलब कि 1 करोड़ से कम ही था। उन्होंने बताया इतने में हो जाएगा, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम आपको चलाने होंगे, बाकी इतने में हो जाएगा। वो अधिकारी गए, फिर आए ही नहीं। कुछ समय बाद इन्होंने फिर कहा शीला दीक्षित से कि भाई आपके कोई अधिकारी नहीं आए। फिर वो अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि आपने इतना कम बजट ही बताया कि अब इसमें कहाँ से काम शुरू होगा। तो नेता अधिकारी ये बहुत खतरनाक नेक्सस जो है इसमें काम करता है, और इसलिए ये लोग जनता का चाहे कोई पार्टी हो, इन्होंने सुशील जी ने बिल्कुल सही कहा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक जो है बहुत महान है उसने कर दिया है। 10 साल में गंगा कहाँ साफ हुई? हमको याद है कि नितिन गडकरी को जब दिया गया था उमा भारती के बाद, उन्होंने कहा था कि 2019 में लोकसभा चुनाव तक हम साफ करा देंगे, लेकिन नहीं करा पाए। वो करा भी नहीं सकते। वो राजीव गांधी के समय 1986 से वो चल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था जो अब सुन लीजिए, सेंट्रल वाटर जो अब उसमें एक चीज़ बस ये है। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, वो ये कि देखिए, नदियों के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो त्योहारों पर तो दिखती है, आम दिनों में नहीं दिखती, और हमारी राजनीतिक पार्टियों की भी जो कमिटमेंट है वो नहीं दिखती। दिल्ली में यमुना के बारे में इतनी बात करते हैं, आप ये बताइए अक्षरधाम मंदिर है, कहाँ बना है? यमुना के थाले में। आप ये बताइए कि खेलगांव कहाँ बना है? यमुना के थाले में। दिल्ली का सचिवालय कहाँ बना है? यमुना के थाले में। यानी यमुना की ज़मीन पर आप एनक्रोच करके बैठते हैं और वहाँ से आप फैसले लेते हैं कि यमुना को साफ करेंगे। ये एक सिरे से झूठ है, कोरा झूठ। आप कहते कुछ हैं और आप करते कुछ हैं। बिल्कुल। और उसी का थोड़ा सा मैं और विस्तार करूंगा कि उसके अलावा जामिया नगर के अगल बगल आप देखिए, जब डीएनडी से आप जाइए इधर, वो लगता है कि गंगा यमुना के अंदर घुस गई हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं। आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें वोट बसे हुए हैं। तो कोई क्यों बोलेगा? पब्लिक कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ता नहीं है। वोटर कोई आसमान से उतरे फरिश्ता तब नहीं। करेगी ना। पब्लिक को पहले आप एग्जाम्पल दीजिए। आप खुद अगर कैचमेंट एरिया में बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं तो पब्लिक को किस मुंह से मना करेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप जो इन्होंने कहा कि पब्लिक क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाती, तो पब्लिक भी अपना सिर्फ देखती है। उसको लगता है कि लगेगा कि 2100 रुपये मिल जा रहे हैं, फ्री बस मिल जा रही है, जो जितने में है, और उसकी मजबूरी भी है। जो जिस आदमी को खाने के लिए अनाज नहीं होगा वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचेगा, वो पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगा। पर्यावरण और सरकारें इसलिए नहीं सोचती हैं कि हमारी सरकारों के पास वो विवेक नहीं है, विवेक शून्यता की स्थिति है, इसीलिए ऐसा नहीं सोचती। एक और चीज़ बताओ, दुनिया के कई बड़े शहरों को आप देखेंगे और उनकी पिछले 20 से 30 साल की तस्वीरें जिन देशों ने अब समझ बनाई है, आप देखेंगे नदियों के किनारे उन्होंने भयानक कंक्रीट का निर्माण किया था। पिछले 20-30 साल में उन्होंने उस कंक्रीट के निर्माण को हटाया है। हमारे यहाँ ये परिस्थिति मुझे लगता है कि तब आएगी जब जनता को बिल्कुल बागी होना पड़ेगा, सरकारों के सामने दबाव बनेगा कि वो इन नदियों को छोड़ दें, वो इस हवा को छोड़ दें। ये बचेगा तभी हम एआई और सेमीकंडक्टर की बात कर पाएंगे, वरना आपका पहले तो बेस ही बहुत कमज़ोर है। न्यूजीलैंड ने तो नागरिक का दर्जा दिया नदियों को, लेकिन हमने क्या किया? हमारे यहाँ तो माँ का दर्जा है ना। हाँ, माँ का दर्जा है ना, गंगा माँ, यमुना माँ। हमारे यहाँ माँ और देवी का दर्जा देने के बाद जो स्थितियाँ की जाती हैं ना, ये दरअसल पाखंड है। आप पहले उसको इंसान का दर्जा, एक जीवित व्यक्ति का दर्जा तो दीजिए, तब आप उसको माँ और देवी का दर्जा बनाइए। ये पाखंड हमारे पूरे समाज का है, हमारी पूरी राजनीति का है, जो चुनाव के दौरान और खुलकर सामने आता है। मैंग सर, केजरीवाल साहब की खूबी है कि जो बॉल आप उनकी तरफ फेंकेंगे वो बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ वो करेंगे। आपने कहा आशीष महल, उन्होंने कहा राजमहल। आपने कहा यमुना गंदी है, उन्होंने कहा इसमें जहर मिलाया जा रहा है। तो केजरीवाल की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और अपनी कमज़ोरी को वो कई बार वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको पता था भाई, उन्होंने खुद माना कि हाँ हम नहीं कर पाए, हमें 5 साल और मौका मिले। हालांकि ये मैं कहूँगा कि उन्होंने मान लिया इस चीज़ को। इस पर आपकी ये जो केजरीवाल पॉलिटिक्स है, क्योंकि लोगों को लगता था वो राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन उन्होंने शायद वो जो कहते हैं ना, जो ये पक्का मजा हुआ नेता है, तो केजरीवाल साहब कई मजे हुए नेताओं पे भी भारी पड़ जाते हैं। नहीं, इस पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं और इनका स्टेटमेंट याद आता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप है। स्टार्टअप की सबसे बड़ी खासियत होती है बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग होता है। कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, बीजेपी फिर भी
बहुत तेज है, लेकिन कांग्रेस ही डिसीजन लेने में महीनों लगा देते हैं। आप केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को डिसीजन लेने में और बॉल को डिफ्लेक्ट करने में मतलब कुछ मिनट लगता है, या कुछ हो सकता है मैक्सिमम कुछ घंटा लगता हो। इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी के चलते इस तरह की बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन वो उस मुद्दे पे आते हैं, ये बेसिकली ये नदी की कहानी नहीं है, ये अर्बन डीके की कहानी है। पॉपुलेशन, अब अर्बन डीके में इसका बहुत सारा लेयर है। इंडिया में आप देखिए सिर्फ आबादी का सिर्फ 30% हुआ करता था, 2011 तक था, अब हो सकता है 35-40 के आसपास हो गया हो। इंडिया की जितनी आबादी है वो 30% अर्बन है, 31% अर्बन है, बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। और वो अर्बन कहाँ है? आप दिल्ली का पॉपुलेशन ग्रोथ देख लीजिए, मुंबई का देख लीजिए, 5-10 बड़े शहर हैं। इससे पहले अब डिक्लाइन की बात आप बताते हैं, बिहार यूपी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया जो हुआ करता था कलकत्ता हुआ करता था। कुछ सालों के बाद कलकत्ता एकदम से सैचुरेट हो गया, एकदम डीके हो गया, वहाँ स्पेस नहीं बचा तो दूसरे जगह, उसका दिल्ली हुआ, फिर बॉम्बे हुआ। 4-5 बड़े सेंटर हैं, हमने कोई नया अर्बन सेंटर नहीं बनाया। इसके चलते ये जो एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ये मर रहे हैं शहर। आप आज हम नदी की बात बोल रहे हैं, आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी पहलू को देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश होती है और नए नए कॉलोनी में, अब जैसे फिल्म सिटी जो है एकदम हल्का बना हुआ है, सारे हमारे मीडिया के ऑफिस हैं इसीलिए हम लोग देखते हैं, मीडिया का ऑफिस हुआ करता था। थोड़ी सी बारिश हुई, 25 मिलीमीटर बारिश हुई, देखिए चारों तरफ पानी लग जाता है। तो आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी पहलू को देख लीजिए, उसी का बहुत बड़ा, चूंकि पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बोझ है, तो अर्बन वेस्ट जो है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें, कहाँ उसको ठिकाना लगाएं, कोई जगह तो है नहीं। दिल्ली, फिर भी दिल्ली की खासियत है कि इतना फैल गया है ये कि इसमें फिर भी अभी बॉम्बे का हाल देख लीजिए, कहीं जगह ही नहीं है वहाँ। तो ये यमुना की कहानी नहीं है या गंगा की कहानी नहीं है, ये बेसिकली कहानी है अर्बन डीके की। अर्बन सेंटर्स हमारे मर गए हैं, नए सेंटर्स बन रहे नहीं रहे हैं। इसको जब तक इस पूरे मसले को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक चुनाव से पहले इसी तरह का नाटक होगा और हम लोग उस नाटक पे चर्चा करते रहेंगे। फिर उस नाटक, चुनाव के बाद वो रिजल्ट आएगा, उस नाटक को हम लोग भूल जाएंगे, किसी को अकाउंटेबल नहीं रखेंगे। दूसरी बात आपने कहा ना कि ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं होता है, आप रोड पे चलिए आपको पता चल जाएगा। एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट, नॉइज पॉल्यूशन भी है ना बहुत बड़ा। रोड पे देखिए सब आदमी हॉर्न बजाते रहता है, आप मना करेंगे तो बोले कि ऑर्डरली ही नहीं है, हम थोड़ी बजाते हैं, हमको तो ज़रूरत पड़ती तब बजाते हैं। सब इसी तरह करता है। ये पॉल्यूशन जो है हमको लगता है कि मेरे अलावा सबका प्रॉब्लम है और सब कंट्रीब्यूटर है। फैक्ट ये है कि हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि पॉल्यूशन को बढ़ाने में हर लेवल पे, वो नॉइज पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वेस्ट वाला पॉल्यूशन हो, हम जब मान लेंगे कि अपनी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंग सर, जो जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट जितना होना है, जो प्रोड्यूस होता है, वो तो दिल्ली सरकार का आंकड़ा खुद का है कि वो खुद भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सुशील जी ने उसका जवाब दे दिया ना, सुशील जी ने जवाब दे दिया है कि 1 परमिसिबल लिमिट अमोनिया का 1 है, तब आप ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ 7 है, हो ही नहीं सकता ट्रीटमेंट। मतलब अर्बन डीके की पराकाष्ठा है और हम लोग ये चर्चा करके मजाक कर रहे हैं। ये मतलब किसी अरविंद केजरीवाल और किसी उसके नाटक का हिस्सा बन रहे हैं। हम लोग पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए कोई ठोस सॉल्यूशन लेके नहीं आ रहे हैं, और वो ठोस सॉल्यूशन है पूरा अर्बन रिन्यूअल। अर्बन सेंटर को कैसे सांस लेने के लिए, अर्बन सेंटर को जीने लायक कैसे बनाया जाए। जब तक इस मूल मसले को हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस तरह के छोटे छोटे डिबेट में फंस के रह जाएंगे। सुमित सर, मैंग सर ने ये पूरे बहस को एक अलग स्तर पे ले गए हैं। बात उन्होंने बताया प्रॉब्लम क्या है और पॉलिटिक्स बीच में आई, और उसको वो एक अलग लेवल पे ले गए कि जो अर्बन सेंटर की प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम एक बहुत ही कंसंट्रेटेड अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत शहरों में हुआ है। दिल्ली या उससे सटा हुआ एनसीआर उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और डिसेंट्रलाइज नहीं है। जब इतने इतने बड़े शहर होंगे, हालांकि मुझे लगता है दुनिया में सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी होंगे,
और मैं अभी उदाहरण के तौर पर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन होगा कि ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता अगर इच्छा शक्ति हो कि आप इंडस्ट्रियल वेस्ट या जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको ट्रीट करके आप वापस ना कर सकें। स्टीपी प्लांट भी बसाए सवाल है उसके इम्प्लीमेंटेशन का। आप नहीं, लंदन का टेम्स जो है उसको साफ किया गया। आप मतलब इन ये अर्बन सेंटर्स का दिल्ली का ही पॉपुलेशन, अभी पहले हमको पता था तो एग्जैक्ट आंकड़ा हम बताते, दिल्ली का पॉपुलेशन 30 साल में आप देख लीजिएगा तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। वही हाल मुंबई का है। 2 करोड़ 15 लाख का अनुमानित उनका। अब नहीं, हम 30 साल में डबल हो गया होगा ये मान रहे हैं। हो सकता है क्या क्या जिस गति से अब यहाँ बढ़ा है तो वो उसके बाद से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बात कहूँ, हमें बात करते हुए 25 मिनट हो गए। मैं यही देख रहा था, मैंने पहला जो आपको इंटरवेंशन किया, मतलब अर्बन डीके, जेनरिक प्रॉब्लम, हर पार्टी जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार हैं, कोई ये नहीं है, देश में ये समस्या है, इंटरनेशनल इशू है। आप डिस्कस क्या कर रहे हैं इलेक्शन कैफे में यार? कि एक प्रदेश का मुखिया अगर कह रहा है ऐसी बात कह रहा है तो उसकी कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि हमें वोट दो, 25 में अगर नहीं साफ़ होती है तो नहीं वोट दो। हम 25 मिनट से मतलब इंटरनेशनल हम भी जिम्मेवार हैं, सारे पार्टी सभी दोषी हैं, सभी नकारा हैं, वहाँ ये बन गया, वहाँ वो बन गया। आपकी मर्जी है, आप मॉडरेटर हैं, आपको जो मर्जी आप डिस्कस करें, आप जैसा प्लान बना के आए होंगे। मेरी जो समस्या, मुझे जो लगता है कि जो मुख्य विषय है उसको छोड़ के सारा आप इंटरनेशनल एक इशू, एक जनरल थीम लेकर के चल दिया। ये सत्संग का कार्यक्रम आप किसी और समय में इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा लोग भी सुनना चाहेंगे, ज़्यादा समझना चाहेंगे क्या इशू है। दूसरा चीज़ जो वो कह रहे थे ना, एक चीज़ बोल करके गए कि किनारे वो दिल्ली सरकार की इमारत खड़ी हो गई और क्या नाम है, ये अक्षरधाम खड़ा हो गया। दिल्ली का बेस्ट मॉन्यूमेंट और क्लीनेस्ट मॉन्यूमेंट है अक्षरधाम। ये कह देना बड़ा अच्छा है कि ये मतलब वो जो घनघोर इन्वायरमेंटलिस्ट वाला जो चीज़ होती है, जिस समय श्री सर सुनिए ना, श्री का भी जब जिस समय कार्यक्रम हो रहा था यही सारी चीज़ कहा गया था। कोर्ट ने लगाया ना? तो फिर कोर्ट ने फाइन तो कोर्ट ने लगाया था। नहीं, कोर्ट ने फाइन, आर्गूमेंट ये थी ना, उसके बाद क्या हुआ, यमुना वहाँ खराब हो गई कि अच्छी हो गई? वहाँ बनने से, अगर अक्षरधाम बनने से यमुना अच्छी हुई कि खराब हुई? लेकिन यमुना के कैचमेंट एरिया में तो आपका विषय है, आप मॉडरेटर हैं, आप जैसे मर्जी वैसे। नहीं, लेकिन आप बात जारी रखें, सुमित सर लास्ट में बोल लेंगे। कोई नहीं, आप कंप्लीट करिए आप कंप्लीट कर लिया सर। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कि आप एक जेनरिक डिबेट करते रहिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए ना, उसको अलग से करिए कि यमुना के इश्यूज़ क्या हैं, 4 एक्सपर्ट्स को बुला करके बात करिए, किसी और ओकेजन पर करिए। चुनाव के 3 दिन पहले आप सबका प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है, उनका भी प्रॉब्लम है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, सारी पार्टियां खराब है, सारे नेता खराब। आर वी सिनिक्स? सबका अपना अपना ओपिनियन है, सवाल तो ओपन था, अब जवाब सबके अपने। सर जी, सुमित सर, संजय सर का आपने सुना ही तर्क, उनको लगा कि सब लोग बहुत जेनरिक बोल रहे हैं। और संजय सर के गुस्से को मैं 100% असहमत हूँ और इसी असहमति को मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पहली बार लगा इलेक्शन कैफे में किसी मुद्दे पर बात हो रही है, पहली बार लगा कि इस मुद्दे की जड़ में हम सब भी हैं, जो वोट देते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनको यहाँ के पानी को पीना है, जिनको इस हवा में, आबो हवा में जीना है। अगर हम अपनी गिरेबान में नहीं झाँकेंगे तो कब झाँकेंगे? दूसरे पर उंगली उठा देना कि ये खराब है, वो खराब है, इसने ये किया, वो राजनीति कर रहा है, ये तो रोज़ ही करते हैं हम। इलेक्शन कैफे में रोज़ आधा घंटा पौना घंटा बैठते हैं। पर आज जो सुशील बोल के गए वो बिल्कुल कड़वी सच्चाई है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सबको, एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक, कि हम सब इस समस्या की जड़ में हैं। और जितनी राजनीतिक पार्टियां आई, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, उसके पहले भाजपा जिम्मेदार थी। यही 3 पार्टियां तो हैं दिल्ली के अंदर, और मैं नाम लेके बोल सकता हूँ किन किन नेताओं ने क्या क्या काम किया यहाँ पे और कैसे कूड़ा किया है। अक्षरधाम, यस वो रिवर बेड पे बना है, वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया था। खेलगांव, यस रिवर बेड पे बना है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। श्री श्री रविशंकर का आचार्य का जो प्रोग्राम हुआ था रिवर बेड पर, वो कंट्रोवर्सी में आया था। बात वही है, अगर हम नदियों के साथ छेड़खानी करेंगे, वो नदियाँ जो हमको सब कुछ देती हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, दुनिया भर के जितने सिविलाइजेशन हैं वो नदियों के किनारे बने और आगे बढ़े हैं। अब एक भी नाम बता दीजिए जो बिहार में बन गया हो, दुबई के अलावा। क्यों बना हुआ? उसके पास पैसा था। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कब अपने गिरेबान में झांकेंगे। अरविंद केजरीवाल, आप चलिए चुनावी बात पे आ जाते हैं, जो आपने जिस पे ये चर्चा शुरू की। अरविंद केजरीवाल ने जिस विषय को छेड़ा, गंगा में जहर मिला के भेजा जा रहा है, मुझे लगता है ये बूमरैंग कर गया है।
वो जिस दिशा में निकले थे कि वो बीजेपी को फंसा देंगे, वो उल्टा पड़ गया उनके लिए। अगर गंगा साफ नहीं हुई है तो भाई 11 साल से आप दिल्ली में हैं किसी ना किसी तरीके से, कभी राष्ट्रपति शासन के तौर पर, कभी सीधे, कभी समर्थन से, कभी अपने दम पे। क्या किया आपने? माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा? मैं खून कर दूँ आपका, कल घर आके फिर को माफ़ कर दो यार, मुझे गलती हो गई मुझसे। भाई क्या किया आपने? कितने प्रोटेस्ट किए आप? राहुल गांधी ने ठीक कहा था कि आप तो खंबे पे चढ़ जाते थे। आप कब गए यमुना में खड़े होकर पानी पीने के लिए? और नायब सिंह सैनी ने आचमन करके पानी पी लिया तो आप कह रहे हैं कि थूक दिया उसने। आप पूरा वीडियो आपने ट्वीट नहीं किया, आप मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं, जबकि अगले आचमन में पानी पी रहे हैं। पर ये कह के मैं नायब सिंह सैनी को माफ़ नहीं कर रहा हूँ। नायब सिंह सैनी मतलब बीजेपी और हरियाणा की सरकार, वहाँ 10 साल हरियाणा की बीजेपी की सरकार है। मतलब हमको, मतलब जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं पूर्णेंदु, हम सब एक दूसरे की मदद है। हम कैसे बाउंड्री से बनता है क्या? भूगोल से देश बनता है क्या? लोगों से देश बनता है। इतना बड़ा भूगोल कर लो, सब मर जाए, 141 करोड़, क्या करेगा? कौन रहेगा? प्रधानमंत्री बनेगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अति कर रखी है। आज की तारीख में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगा कि यमुना का मुद्दा छेड़ेंगे और यमुना पर स्कोर कर लेंगे, पर ये वो भूल गए, मुझे ऐसा लगता है कि ये भूल गए कि दिल्ली में भाजपा एमसीडी में इनकी सरकार हो गई है और इनकी सरकार राज्य में है, डबल इंजन इनका भी चल रहा है। और ये जो कि हम जेल में रहे और हम काम नहीं कर पाए, गवर्नेंस नहीं कर पाए, पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा। पब्लिक को समझ में आ रहा है मेरे घर के सीवर है, सीवर से कचरा बाहर निकल रहा है, वहीं में रहने को मजबूर हूँ। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर जेल में रह के आप काम नहीं कर पा रहे तो उसी समय आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? वही तो आप छोड़ देते फिर ना। आप बाद में रिजाइन आप क्यों किया? उस समय ना। छोड़ देते। आप ये छोड़ सवाल देते पूछा ना। जा रहा है। बिल्कुल आप छोड़ देते ना। आपके पास तो 62 विधायक थे, 62 विधायक थे। एक ऐसा नहीं कि आपकी सरकार में 1-2 दायमा होते तो सरकार गिर जाती। 62 विधायक थे, 70 में से 62। अरविंद केजरीवाल के लिए उल्टा पड़ गया है। 2 मामले, शीश महल वर्सेस राजमहल, जो उन्होंने आपने जिसका जिक्र किया, मैं तब से सोच रहा था, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ राजमहल का मामला उल्टा पड़ सकता है। आप जिस प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि राजमहल में रहता है, उस प्रधानमंत्री उस राजमहल में कितने लोगों के साथ रहते हैं? क्या प्रधानमंत्री का 500 आदमी का परिवार है? क्या प्रधानमंत्री क्या है जो जिस पद पर प्रधानमंत्री हैं, क्या वो अपने परिवार के लिए उन्होंने उसको सो कॉल्ड राजमहल बनाया है? भाई अकेला आदमी रहता है, पीएमओ का स्टाफ रहता होगा। आपके घर में तो आपके बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, आपकी बीवी रहती हैं, आपके बच्चे रहते हैं। अगर आप आलीशान बना रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए बना रहे हैं। है तो सरकारी संपत्ति, वो भी कह वो देंगे। भी मतलब ये आप बहस आप ही ने छेड़ी, आपने वो डेफिनेशन दी। और उन्होंने जो शीश महल उनके ऊपर चिपका आके, वो इसलिए चिपक रहा है क्योंकि आप ही ने कहा था कि मैं नहीं लूंगा, मैं तो सादा जीवन, उच्च विचार, मैं तो चप्पल पहनता हूँ और मैं तो वैगन आर में चलता हूँ, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे 40 कमरे का एसी वाला घर नहीं चाहिए। ये आपने सपने दिखाए थे हम लोग। हमको नहीं पता था कि 2011 से 2025 आते आते 14 साल का वनवास हमारा ऐसा खत्म होगा कि हमको आपका असलियत दिखने लगेगी। तो अरविंद केजरीवाल, राजमहल के मामला नरेंद्र मोदी की छवि पर आपको लगा कि आप चिपका देंगे और नरेंद्र मोदी को बदनाम करके यार बीजेपी को डॉकयार्ड में खड़ा कर देंगे। मुझे नहीं लगता, ये उन्होंने गलत बरैया के छत्ते पे हाथ मारा है। सेम चीज़ यमुना का मुद्दा, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कतई भी मुझे नहीं, मेरे हिसाब से जो आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। शादाब भाई, आपको लग रहा है ये जो 3-4 दिन से सिर्फ यमुना पे बहस हो रही है, लोग वोट डालेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, मुझे लगता है कि जो यमुना का मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सबने कहा कि भाई ये बड़ा सीरियस इशू है और ये कोई एड्रेस नहीं करता है। जैसे पर्यावरण की बात हो रही थी कि चुनाव में बात होती है, फिर बात नहीं हो पाती है। देखिए, हमको इस बात को भी समझना होगा कि दिल्ली की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और दिल्ली के पास जो है अपना वाटर का कोई सोर्स नहीं है, वो नदियों पर डिपेंड है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है और यूपी है, 3 जगहों से दिल्ली को पानी आता है और इन्हीं 3 जगहों से दिल्ली की प्यास बुझती है लोगों की। अच्छा, जितना पानी पहले आता था, आज से 5 साल पहले आता था, उसमें जो जितने करोड़ गैलन आते थे उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट सरकार, मैं अभी पढ़ रहा था कि सरकार ने एक योजना बनाई है कि वो सरकार ये चाहती है कि लोगों की पानी की खपत को वो कम करे।
क्योंकि सरकार मजबूर है, क्योंकि वो पानी को बढ़ा नहीं पा रही है। तो अब वो कहते हैं कि आप पानी कम इस्तेमाल कीजिए। आप देखते होंगे कि एक जल शक्ति मंत्रालय का पूरा एक विज्ञापन चलता है कि आप पानी कम इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके का सीरियस एफर्ट लेना चाहिए था, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 10 साल से ज़्यादा रहे, उन्होंने वो एफर्ट लिया नहीं। आज जब वो यमुना को मुद्दा बनाते हैं, मुझे देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, मैं तो ओखला इलाके में रहता हूं, और वहाँ के जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि जो यमुना नदी है वो ये जामिया यूनिवर्सिटी तक बहती थी, और लोगों ने, आपको पता है वहाँ कैसे प्लॉट लिए? लोग कहते थे, जो पुराने बिल्डर हैं, आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, तो लोग कहते थे कि आप यहाँ से पत्थर मांग रहे हो, फेंको, और जहाँ तक का पत्थर जाएगा तो वो ज़मीन आपकी है। और आज से 20 साल पहले लोगों ने यमुना के डूब में, जैसा कि आपने वो मुद्दा उठाया, किसी ने उठाया कि लोगों ने कब्जा किया ज़मीनों को, तो वो मैंने देखा है कि वहाँ लोग यमुना के अंदर जो है, लोगों के बड़े बड़े बने हुए लोगों ने पत्थर फेंका, जहाँ तक ज़मीन गई वहाँ तक उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपकी हो गई, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यमुना नदी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई प्रशासन नहीं। आज उन्होंने बाढ़ लगाई है, तो कितना मजाक हुआ है पर्यावरण के साथ। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, उसमें हम सभी लोग दोषी हैं। जो अथॉरिटी है, जिसने उस ज़माने में जिसने पैसा लिया होगा, जो आज वहाँ लोग रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि भाई क्या यमुना के नाम पे वोट पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। देखिए, जनता क्या है, उसको क्या है, वो निजी लाभ देख रही है। मैंने जितने राज्यों के चुनाव देखे कि भाई कि उसको वो देखता है कि हाँ भाई ये सरकार हमको कितना कैश दे रही है, ये बढ़ाने को कह रही है, बिजली का बिल हमारा माफ़ है, उसके घर के आगे सीवर बह रहा है, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो विधायक और काउंसलर को गाली तो दे रहा है। देखिए, हो सकता है आपको लगे कि मैं बड़ी जेनरिक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जेनरिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों की मानसिकता देख रहा हूँ। उसको लग रहा है कि हाँ 2,500 मेरे घर आ गए, अरविंद केजरीवाल आएंगे, वो 2100 दे देंगे, भाजपा आएगी 2,500 दे देगी, हमारे घर में 2 महिलाएं हैं, 5,000 आ जाएंगे, उस पर जाके वो वोट कर रहा है। उसको वो नहीं देख रहा कि सीवर बह रहा है, वो सब लोग जाते हैं, मैं भी चला जाऊँगा, जब विधायक बनाएगा हमारा सबका बनेगा, मेरा भी बन जाएगा। तो इसमें मैं देखिए वोटर की भी गलती मानता हूँ कि वोटर भी सीरियस नहीं है। जो आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, या यमुना की बात कर रहे हैं, या जो पर्यावरण की हम लोग बात करते हैं, अभी आपने देखा कि कैसा पिछले दिनों वायु प्रदूषण था, मास्क लगा के सबको रहना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जब तक वोटर के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, वो अपने काउंसलर या विधायक या सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, और ये जब तक मुद्दा नहीं बनेगा, वो तब तक जो है कोई भी सरकार सुधरेगी नहीं। तो ये जो चल रहा है, मुझे मतलब अगर मैं निजी लेवल पे बात करूँ तो मैं बहुत निराश हूँ, और मुझे नहीं लगता कि चाहे वो भाजपा है चाहे आप है, मुझे नहीं लगता कि स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। मुझे बिल्कुल भी जो सरकारों का कामकाज उसको देखकर मैं तो बहुत ही निराश हूँ। इन सब ये जो हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बदलाव आने वाला है। केजरीवाल साहब ने बोला कि दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश थी, इलेक्शन कमीशन ने उनसे सफाई मांग ली। अब उसके बाद वो उल्टा इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में मुद्दा बनाया है। सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जोश में आके बोल गए, या ये एक रणनीति का हिस्सा था और चुनाव में इसका असर होगा? नहीं, जोश में आके काहे को बोलेंगे भाई। उन्होंने 3 न्यूज़ एजेंसी को बुलाया, खड़े होके बोले, उसके बाद फिर उसको ट्वीट किया, फिर उसके बाद चिट्ठी लिखवाई इलेक्शन कमीशन को। यहाँ पे उनको थोड़ी मुश्किल ये हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन जिस चीज़ का प्रूफ मांग रहा है कि ये आपने कहा, उसका क्या एविडेंस है। कल उन्होंने कुछ लिख करके दिया है, फिर लिख के देना होगा। मेरे समझ से चुनाव के समय तक कोई एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि खामखा फिर वो विक्टिम का कार्ड खेलेंगे। जो बात सुमित कह रहे थे, जो प्रारंभ असहमत है, अच्छा है, डिबेट होना भी चाहिए इसलिए। दूसरा चीज़, जो वो नदियों के किनारे और वो वाली बात कर रहे थे, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। समझ रहे, पूर्णतया सहमत हूँ। मेरा जो कहने का तात्पर्य ये था कि जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, उससे लोगों का ज्ञानवर्धन होना चाहिए, लेकिन सब चीज़ का समय, किसका क्या समय है, मेरा आर्गुमेंट वहीं पे लिमिटेड था। ये कह के केजरीवाल निश्चित रूप से ये उनको डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रूव करना, इसलिए वो अब अमोनिया और बाकी चीज़ बीजेपी के सामने वो पानी लेकर के चले जाओ, वो हो जाएगा। उनका एक हताशा दिखा रही है, वो उनकी हताशा का ये है। जैसे आज उन्होंने कांग्रेस के वर्कर्स के नाम एक संदेश, अपना वीडियो टेप भेजा है कांग्रेस कि अपने वॉलंटियर से बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे कि कांग्रेस वाले तुम क्या करोगे, वो दोनों मिल गए। तो ये एक मतलब वो स्थिति हो गई है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था उससे कि इलेक्शन कैफे में थोड़ा सा उन चीज़ों का जिक्र हो तो अच्छा होगा। थैंक यू। तो आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।